बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है सेकंड ईयर बायोलॉजी का सेल साइकिल, उसका पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक भी उसका सेल साइकिल ही है। इस टॉपिक को आज हमने क्लियर करना है और ये मुकम्मल डायग्राम के साथ इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में सेल साइकिल को आपने डिफाइन करना है। आमतौर पर इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है, पहले कई बोर्ड पेपर में आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन द सेल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। तो डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है और बहुत सारे इसमें यानी कि आप समझें कि 4-5 किस्म के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। G1 फेज पूछा जा सकता है, G2 फेज पूछा जा सकता है, S फेज पूछा जा सकता है, G0 फेज पूछा जा सकता है। सिर्फ ये आ सकता है कि डिफाइन द सेल साइकिल, डिफाइन द इंटरफेज, डिफाइन द माइटोटिक फेज, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेल साइकिल को। द सेल अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी कि सेल जो है उसमें ये एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस आती हैं, तरतीब के साथ चेंजेस आती हैं। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? उसमें ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और फिर सेल डिवीजन होती है। तो ये इसकी पहले तारीफ है कि द सेल अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन इज कॉल्ड द सेल साइकिल। साइकिल उसी चीज़ को, वैसे साइकिल का जो लफ्ज़ है ये उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर जो रिपीटेडली काम हो रहा हो, जो बार बार काम हो रहा हो। तो ये काम बार बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इसमें आती हैं, ग्रोथ आती है, डीएनए रेप्लिकेशन आती है, सेल डिवीजन, यानी जब से सेल प्रोड्यूस हुआ, यानी डिवाइड होकर नया सेल बना, फिर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है और फिर दोबारा जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। टू मेजर फेज सेल साइकिल की जो है वो दो मेन फेजेस हैं। वन इज द इंटरफेज, एक इंटरफेज है और दूसरे फेज का नाम जो है वो है माइटोटिक फेज। तो पहले हम इंटरफेज को डिफाइन करेंगे। इसकी याद रखें कि इंटरफेज की मेन डेफिनेशन करने से पहले हम इसमें ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करेंगे। आमतौर पर इसको सिंपल अल्फाज हैं और जो डिफाइन कर रहा हूँ वो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ साइकिल बिटवीन द टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन, पीरियड यानी कि वो टाइम जो दो कंसेक्टिव सेल डिवीजन के दरमियान हो उसको हम इंटरफेज कह सकते हैं। इंटरफेज कहते हैं ना दरमियान में, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियान, इंटरफेज मतलब दरमियान वाला फेज। तो कैसे हम, यानी जैसे ये पहले सेल डिवाइड हुआ, क्या हुआ? ये पहले सेल डिवाइड हुआ, उसमें ग्रोथ हुई, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, फिर दोबारा सेल डिवाइड हुआ। तो ये भी सेल डिवाइड, ये भी सेल। तो जो दरमियान वाला पीरियड है, ये जो इंटरमीडिएट है यानी कि ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन वाला, इसको हम कहेंगे कि ये इंटरफेज। द पीरियड ऑफ साइकिल, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन द टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन, ये दो कंसेक्टिव सेल डिवीजन के दरमियान जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। और दूसरा माइटोटिक फेज जो सेल की तकसीम को कहते हैं। एक जो है ये आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक जो है सेकंड ईयर की वैल्यूज में ये लिखा हुआ है कि मिसलीडिंगली इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, यानी जो अब पहले की जो इतनी रिसर्च नहीं थी बायोलॉजी के ऊपर, इस सेल साइकिल के ऊपर, तो पहले इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। हालांकि ये इसको रेस्टिंग फेज कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो ये दो लफ्ज़ आप याद रखने हैं, दो फिक्रे, कि एक तो सिंपल जो इसको डिफाइन करो द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन द टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन, या फिर इसको मिसलीडिंगली कहा गया, ये गलत कहा गया है कि इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। जो बाकायदा इसकी डेफिनेशन है इंटरफेज की, वो क्या है कि इंटरफेज इज द टाइम व्हेन a cell metabolic activity is very high as it perform its various function, it is divided into three phases। इसको हम थ्री फेजेस आगे में मजीद तकसीम करते हैं। इट इज द टाइम ऑफ सेल व्हेन सेल मेटाबॉलिक
एक्टिविटी इज़ वेरी हाई, यानी कि वो टाइम है, ये जो इंटरफेज का टाइम है, ये जो सेल साइकिल के हमने कहा ना दो मरहले हैं, एक इंटरफेज और एक माइटोसिस। इंटरफेज को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का टाइम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद क्या होता है कि यदि इस वक्त सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो तैयारी कर रहा होता है कि ताकि आगे सेल जो है वो डिवाइड हो, तो इसलिए उसका कहा गया है कि इट इज़ अ सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई, यानी कि वो फेज है जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब उसमें यानी कि रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन, इसमें मुख्तलिफ आपने काम करने होते हैं, जिसमें हम तफसील से पढ़ते भी हैं। तो फिर आगे इंटरफेज को मजीद 3 फेज में तकसीम किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब हम आते हैं G1 फेज की तरफ। पहला हमारा है G1 फेज। इसमें क्या होता है जी, सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन। इसमें G1 फेज के अंदर सेल जो है वो अपनी प्रोटीन की सप्लाई बढ़ाता है अपने लिए, यानी कि ज़्यादा जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पर जो मेन पॉइंट है कि डीएनए बेस यूनिट आर अकोमोलेटेड। ये जो इंटरफेज का पहला मरहला है G1 फेज, इसके दरमियान सेल क्या करता है कि डीएनए बेस यूनिट आर अकोमोलेटेड। इससे मुराद क्या है कि डीएनए बेस यूनिट जो है, डीएनए बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और उसमें पेंटोज शुगर होती है, उसमें फास्फेट ग्रुप होता है, और उसमें नाइट्रोजनस बेस होती है। तो वो आगे डीएनए को बनाने के लिए उसकी जो बेस यूनिट है उनको इकट्ठा करता है ताकि आगे नया डीएनए बनाए। नंबर 3 में क्या है, ग्रो इन साइज, अपना सेल अपना साइज बढ़ाता है। नंबर 4 में क्या है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम तैयार होते हैं। तो इसके लिए 4 काम हो रहे हैं G1 फेज के अंदर। अपनी सप्लाई जो, बल्कि आप समझ लें कि मेन जो काम है वो 3 ही हो रहे हैं। एक तो सप्लाई वो अपने लिए प्रोटीन की बढ़ाता है, लेकिन काम जो है वो जो करता है G1 फेज के अंदर सेल, वो 3 ही होते हैं कि अपने लिए बेस यूनिट इकट्ठा करता है डीएनए बनाने के लिए, डीएनए बेस यूनिट का अकोमोलेटेड, ग्रो इन साइज, अपना साइज बढ़ाता है, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एंजाइम तैयार करता है। इसके बाद लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि G1 फेज से ही साइकिल बार दफा जो है वो G0 फेज के अंदर चला जाता है। फिर ये बात याद रखनी है कि G1 फेज जब चल रहा होता है सेल साइकिल के दौरान सॉरी, तो उसमें बार दफा कई ऐसे सेल हैं जो G1 से किस में चले जाते हैं, G0 फेज में। तो G0 फेज को कैसे डिफाइन करना है, सेल दैट हैव टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप रीजन, यानी अगर G1 से बाद दफ़ा वो जब तैयारी कर रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम तैयार कर रहा होता है, डीएनए को उसके यूनिट को अकोमोलेट कर रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा सेल जो है वो G1 फेज से निकल के G0 फेज में चला जाता है। और G0 फेज में सेल क्या करता है, इसमें सेल आर्जी तौर पर या परमानेंट तौर पर जो सेल की तकसीम है उसको रोक देता है। अब ये जो सेल की तकसीम को रोक देता है, इसमें मुख्तलिफ सेल जो है वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है कि कुछ सेल जो है वो फॉर इनडेफिनेट पीरियड, यानी बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, लामहदूद वक्त के लिए, जिस तरह न्यूरॉन सेल है, या फिर सेमी परमानेंटली यानी कुछ वक्त के लिए जो है वो लिवर और किडनी के सेल हैं जो कुछ वक्त के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें बिल्कुल जाती नहीं है, डू नॉट इंटर द G0 फेज। वो कौन से सेल हैं, एपिथेलियल सेल। तो तीनों आपको एग्जांपल ये पता होनी चाहिए, यानी कुछ सेल जो है वो आप कह लें कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, लामहदूद वक्त के लिए जाते हैं, उसकी एग्जांपल है न्यूरॉन सेल। कुछ जो है सेमी परमानेंटली यानी कुछ वक्त के लिए, यानी कि बिल्कुल परमानेंट नहीं है कि उसमें जाते हैं और उसी में पड़े रहते हैं। सेमी परमानेंटली का मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए उसमें जो जाते हैं वो लिवर सेल हैं और किडनी के सेल हैं। और कुछ सेल ऐसे हैं जो जाते ही नहीं है बिल्कुल G0 फेज के अंदर, वो कौन से हैं, एपिथेलियल सेल। कौन से जी, जो आमतौर पर हमारे आर्गन की जो है वो आउटसाइड जो लेयर है वो बना रहे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल G0 फेज में जाते हैं। इसके बाद जो हमारा G1 फेज के बाद जो दूसरा फेज है वो मेन S फेज है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। इसमें क्या सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना। तो इसमें सेल क्या तैयार करता है, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, इसमें डीएनए तैयार किया जाता है। यानी इस जो पहला फेज था G1 फेज, उसमें इसके जो बेस यूनिट थे, इसको बनाने वाले यूनिट थे, उनको कम्युलेट किया गया था। यानी मैंने आपको बताया ना कि डीएनए जो होता है वो 3 किस्म के यूनिट से बना होता है। उसमें नाइट्रोजनस बेस होती है, उसमें पेंटोज शुगर होती है, उसमें फास्फेट ग्रुप होता है, जो कि G1 फेज में काम किया था। अब
एस फेज के अंदर उसने अपना डीएनए को तैयार कर लिया है और दूसरा काम उसने क्या किया कि डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमेटिड, यानी पहले जो क्रोमोसोम की ये बात आपको इस तरीके से समझ आएगी कि पहले जो क्रोमोसोम था वो इस शक्ल में था, इस शक्ल में। अब उसने क्या किया है कि अब उसने अपने ऊपर इसके ऊपर एक और अपनी कॉपी तैयार की, कहते हैं G2 फेज। इसमें क्या होता है, अंदर की स्टोरेज फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट, इसमें सेल जो है वो एनर्जी स्टोर करता है क्योंकि क्रोमोसोम ने जो है वो मूव करना होता है। यानी एक सेल से आमतौर पर जब सेल एक सेल दो में डॉटर सेल में तकसीम होता है तो उसमें क्रोमोसोम जो है इस तरह तकसीम हो जाते हैं, उसका एक क्रोमेटिड जो है वो दोनों क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम के वो अलग-अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको अलग-अलग करने की एनर्जी दरकार होती है। तो G2 फेज के अंदर सेल जो है वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है। दूसरे नंबर पर क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। तीसरा नंबर क्या है कि आरएनए एंड मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट फॉर द स्पिंडल फाइबर, आरएनए भी बनाता है और मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट भी बनाता है। मैक्रोट्यूब्यूल भी जो क्या होते हैं कि ट्यूब्यूल प्रोटीन से बने होते हैं, उसके लिए आरएनए एंड मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट किसके लिए, फॉर स्पिंडल फाइबर, यानी कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। वो जो एक आप पहले के धागे किस्म के बनते हैं माइटोसिस के अंदर, जो क्रोमोसोम को यानी कि उन्होंने सेंट्रोमियर से जोड़ा भी होता है अपना, और दूसरे जो एक किस्म के होते हैं स्पिंडल फाइबर वो पोलर टू पोलर, एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे होते हैं, एक बहुत छोटे जो होते हैं जिनको हम एस्टर कहते हैं। तो ये G2 फेज है, इसमें कितने काम हो रहे हैं, एनर्जी स्टोर करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार करता है और आरएनए एंड मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट फॉर द स्पिंडल फाइबर। इसके बाद यानी हमारा जो इंटरफेज है यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने 3 फेज पढ़े हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना है कि बाद दफा सेल G1 फेज से वो किस में चले जाते हैं, G0 फेज में, उसमें भी हमने मुख्तलिफ सेल की जो है वो एग्जाम्पल पढ़ी है। इसके बाद जो सेल साइकिल का दूसरा मरहला है माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड होता है। इंटरफेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि आप कह लें कि उसने डिवाइड होने की, सेल ने तकसीम होने की तैयारी की है बस। तो माइटोटिक फेज को यानी कि दूसरे लफ्जों में इसको आप कह सकते हैं कि डिवीजन फेज, यानी जो सेल की तकसीम होती है उस फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। आफ्टर G2 फेज, आफ्टर G2 फेज सेल इंटर इन डिवीजन फेज, उसको डिवीजन फेज कहा जाता है या एम फेज भी कहा जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन व्हिच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। ये वो मरहला है जिसमें एक सेल जो है वो 2 सेल में तकसीम हो जाता है, इसको माइटोटिक फेज कहते हैं। लेकिन इसमें अब यहाँ तक आपका सेल साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि जो G1 फेज है ना, G1 फेज, इसको दूसरा नाम होता है पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको क्या कहा जाता है जी, पोस्ट माइटोटिक फेज। ये G1 फेज का दूसरा नाम है पोस्ट माइट, क्योंकि ये माइटोटिक फेज के बाद आता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। और जो G2 फेज है इसे कहा जाता है प्री माइटोटिक फेज। क्या कहा जाता है जी, प्री माइटोटिक फेज। तो बाद दफा इन्हीं नामों से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाट इज पोस्ट माइटोटिक फेज या व्हाट इज प्री माइटोटिक फेज। तो प्री माइटोटिक फेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक फेज से जो सेल साइकिल का दूसरा मरहला है उससे पहले आता है। इसको G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक फेज से बाद में आता है G1 फेज को। और पोस्ट का मतलब होता है ना बाद में आने वाला, प्री का मतलब होता है पहले आने वाला। तो बाद में किससे बाद में आ रहा है, ये माइटोटिक फेज से जो फौरी तौर पे बाद आता है उसको G1 फेज कहते हैं। और जो माइटोटिक फेज से पहले जो फेज आता है उसको G2 फेज कहते हैं, उसे कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। ये माइटोटिक फेज से पहले आता है। इसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि चेक पॉइंट एट ईच स्टेज वी डिटरमिन द फेट ऑफ ईच न्यू फेज, वी डिटरमिन द फेट ऑफ न्यू फेज। यानी हर स्टेज पे, ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, G1 फेज पढ़ा है, S फेज पढ़ा है, इंटरफेज के दौरान फिर G2 फेज पढ़ा है, फिर उसके बाद सेल साइकिल का जो दूसरा मरहला है माइटोटिक फेज, उसमें तो हर स्टेज पे एट ईच स्टेज कुछ चेक पॉइंट लगे होते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि आगे नेक्स्ट फेज में सेल ने जाना है या नहीं जाना।
यानी जिस तरह ये गेम होती है ना खेलने वाली, तो उसका एक जो अगर जो मरहला होता है अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर तब जाकर उसका दूसरा मरहला ओपन होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर स्टेज पे कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं और वो चेक पॉइंट ये फैसला करते हैं कि सेल ने अगले फेज में जाना है या नहीं जाना। इसके बाद ये कुछ एक एग्जांपल दी गई है ह्यूमन सेल साइकिल की, कि जो एक इंसानी सेल साइकिल है उसमें कितना टाइम लगता है, 24 आवर। एक इंसानी सेल साइकिल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है जी, 24 आवर में। अब 24 आवर में जो इसमें माइटोटिक फेज है वो सिर्फ 30 मिनट्स का है। बाकी जो आप कहें कि जितना भी टाइम है सारा वो सारे का सारा टाइम लगता है इंटरफेज पे। तो वो उसकी भी ये तफसील दी गई है कि G1 फेज पे जो है वो 9 आवर लगते हैं, S फेज पे जो है वो 10 आवर लगते हैं और G2 फेज पे 4.5 आवर लगते हैं। तो माइटोटिक फेज पे जस्ट कितने लगते हैं जी, 30 मिनट। यानी पहले जो होता है वो इंटरफेज होता है, इंटरफेज पे कितना टाइम लग गया जी, G1 पे 9 आवर, S फेज पे 10 आवर, G2 पे 4.5 आवर और माइटोटिक फेज पे जस्ट कितने हैं जी, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। और ये टोटल मिला के 24 आवर बनते हैं। इस तरह एक दूसरी एग्जांपल भी दी गई है यीस्ट की। यीस्ट क्या होती है कि जो यूनिसेलुलर फंगस है, यीस्ट जो है वो अपना सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है ओनली इन 90 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट के अंदर वो कंप्लीट करता है। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ, क्योंकि डायग्राम भी जरूरी होती है और डायग्राम से भी आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आ सकता है। जिस तरह अब ये सेल समझ लें कि यहाँ से ये सेल डिवाइड हुआ और एक सेल जो है आगे वो G1 फेज के अंदर जा रहा है। जैसे ही सेल जो है G1 फेज के अंदर आता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेली करता है और आपने जो यहाँ पे G1 फेज के अंदर DNA सब यूनिट्स हैं उनको वो क्या करता है, कम्युलेट करता है, DNA सब यूनिट को अकमुलेट करता है इकट्ठा, ताकि DNA को बनाने के लिए। ये काम G1 फेज के अंदर होता है। लेकिन यहाँ भी आप देखें G1 फेज से हमने पढ़ा था कि G1 फेज के बाद सेल जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। G1 फेज से बाद सेल जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। इसके बाद जो G1 फेज के बाद है S फेज, जिसमें DNA सिंथेसाइज होता है। याद रखें कि जो G1 फेज है उसमें DNA की जो यूनिट्स हैं वो अकमुलेट किए गए, इकट्ठे किए गए, जबकि S फेज जो कि सिंथेसिस फेज है उसमें क्या किया गया है कि DNA सिंथेसाइज किया गया है और क्रोमोसोम जो है उसकी डुप्लीकेशन की गई है, क्रोमोसोम को डबल किया गया है, ग्रो इनसाइड और उसका सेल का जो साइज भी है वो भी बढ़ा है। यहाँ पे देखिए अब ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो है वो एक क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम पे उसने अपना एक क्रोमेटिड और बना लिया है। क्रोमोसोम एक ही है, याद रखना है क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन हर जितने भी सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे वो जो सिंगल होते हैं वो अपनी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने से मुराद क्या है कि यहाँ पे इसके अब इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, एक और दो, यानी कि 2 क्रोमेटिड है। यहाँ पे भी सेल में क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन यहाँ पे 1 क्रोमेटिड है। S फेज का मतलब सिंथेसिस और G1 G का मतलब होता है गैप। ये उसने जो नाम दिया हुआ ना G1 G2, तो G से मुराद होता है गैप और S से मुराद होता है सिंथेसिस। इसके बाद आ जाए G2 फेज के ऊपर। G2 फेज में सेल क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर द माइटोसिस और ग्रोथ अपनी बढ़ाता है, यानी एक प्रोटीन तैयार करता है जो कि आगे जो माइटोसिस है, यानी कि जो माइटोटिक फेज है जब सेल ने डिवाइड होना है तो वो उसमें प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके बाद माइटोटिक फेज शुरू हो जाता है और एक सेल जो है वो 2 सेल में तकसीम हो जाता है। तो इस तरह ये बिल्कुल सर्कल ये चलता रहता है। इस तरह फिर आगे दोबारा सेल डिवाइड होगा, यानी यहाँ से अब देखें सेल डिवाइड हुआ आगे G1 फेज में चला गया। अब ये जो G1 फेज देखें ना, ये G1 फेज किस फेज के बाद आ रहा है, फौरी तौर पर माइटोटिक फेज के बाद आ रहा है, इसलिए हम G1 फेज का जो दूसरा नाम है वो है पोस्ट माइटोटिक फेज। और G2 फेज को देखें, ये माइटोटिक फेज से पहले आ रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है प्री माइटोटिक फेज। तो ये मेरा ख्याल में ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।